Hello everyone in our YouTube channel The Conceptual Academy. तो today our topic is dimension और यह हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपका डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। डायमेंशंस एक्चुअल में क्या है, डायमेंशंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डायमेंशंस बोलते किसको हैं, इसका डेफिनेशन रटना नहीं है, इसका मीन समझना है। ठीक है, बहुत सारे बुक में अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डायमेंशंस का एक्चुअल मीन क्या है आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशंस क्या है। तो इसको हम एक स्टोरी की तरह लेंगे, पहले बेसिक्स बताएंगे, जो ज़रूरत है डायमेंशंस को समझने के लिए पहले वो बताएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में डायमेंशन बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन का पिलर स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस का पिलर मतलब डायमेंशंस को समझने के लिए जो जो पिलर्स हैं, जो ज़रूरी है समझने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को, टाइम, ये सारे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास जो वजन होता है उसका यूनिट क्या क्या होता है, केजी होता है, टन होता है, क्विंटल होता है। लेंथ में क्या क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, फीट होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी को सहूलियत के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, डायमेंशन को समझने के लिए कि कहीं भी मास हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मास हो तो ठीक है एम, लेंथ हो तो पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, टाइम भी पहला का कैपिटल। आपको लग रहा हो कि टेम्परेचर का टी लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, इसके लिए क्या है, टेम्परेचर वाला यूनिट ही यहाँ पे लिखते हैं, केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो इसको रिप्रेजेंट भी टेम्परेचर को कैसे करते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में जो टेम्परेचर आता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई या ए से, आई और ए से, दोनों में से कोई से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, इसका भी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। अब आपको हम ले चलते हैं आगे स्टोरी की ओर। ठीक है, डायमेंशंस एक स्टोरी बता रहे हैं, उस स्टोरी में आगे क्या है अब बताते हैं। पहले तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आपको एक इसका स्टोरी में जानना है कि डायमेंशन के जो स्टोरी में है दो हीरो है। देखिए, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है हमारा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि जितना भी हमारा डिराइव क्वांटिटी है यह फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी मॉम डैड है किसका, डिराइव क्वांटिटी का ये क्या है, मॉम डैड है। ठीक है, यानी कि मम्मी पापा है कौन, फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि हम इसलिए इसको मॉम डैड इसलिए बोले, इसका मॉम डैड है, क्यों, क्योंकि जितना भी डिराइव क्वांटिटी है किससे बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। हम लोग किससे बने हैं, अपने मम्मी पापा से बने हैं। तो इसी वजह से हम बोले कि डिराइव क्वांटिटी क्या है, मॉम डैड है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मॉम डैड किसका, डिराइव क्वांटिटी का। उल्टा बोल दिए थे, कोई बात नहीं। यदि जिसको ये समझ में नहीं आया तो बस सिंपली याद भी रख सकता है कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो बनाता है डिराइव क्वांटिटी को। यानी कि डिराइव क्वांटिटी कौन कौन होता है, आपको डाउट आ रहा होगा तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, चार्ज हो गया, ये सारे हमारे डिराइव क्वांटिटी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, तो मास होते हैं, लेंथ होते हैं, टाइम होते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल,
केल्विन, ये हमारे होते हैं फंडामेंटल, यानी कि यही सब से मिल के हजारों लाखों क्वांटिटी बना है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं। याद रखना है नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे के समझने के लिए। तो यदि जिसको ये समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो और ठीक। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7 है। उसी तरह से हमारे रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं। रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। तो जितना भी दुनिया का कलर है, ठीक है, देखिए हमारा मेन कलर कितना होता है, मेन जो कलर होता है वो हमारा 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। कौन कौन कलर होता है मेन, विबग्योर होता है, विबग्योर ट्रिक है याद रखने का। वी से वायलेट, टी से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये हमारा 7 कलर है, ये हमारा मेन कलर है। तो दुनिया में जितना भी मेन कलर है वो जितना भी कलर है वो इसी कलर से बना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि स्काई ब्लू जो कलर है किससे बना है, स्काई ब्लू जो है, स्काई ब्लू किससे बना है, तो आप क्या बोलेंगे कि स्काई ब्लू, अगर आइडिया हो थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं कि स्काई ब्लू, ब्लू और कौन, ब्लू और इंडिगो को मिक्स कर दिए होंगे तो क्या बना होगा, स्काई ब्लू बना होगा। स्काई ब्लू किससे बना है, ब्लू और इंडिगो से। बस आपको लग रहा होगा कि डायमेंशन में हमें क्यों बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बस 2 मिनट समझिए। स्काई ब्लू किससे बना होगा, ब्लू और इंडिगो से, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि पर्पल किससे बना है, पर्पल कलर किससे बना है। तो हम मान लेते हैं कि पर्पल कलर बना है वायलेट से और प्लस इंडिगो से, वायलेट और इंडिगो से बना है। यानी कि क्या पता चल रहा है कि जितना भी अलग अलग कलर है वो यही 7 कलर में से कुछ कॉम्बिनेशन होके बना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब जितना भी डिराइव क्वांटिटी है वही 7 मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और टेम्परेचर, यही सारे क्वांटिटी से मिलकर बना है। मेरा कहने का मेन मतलब यही है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो कोई बोले कि अच्छा ये तो हम समझ गए कि स्काई ब्लू बना है यही 7 में से कोई 2 में से, पर्पल भी बना है यही 7 में से कोई 2 मिलकर बना है। कोई बोले जैसे कि मेरा एक शर्ट का कलर या कोई नया कलर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका कलर, ये तो बहुत फनी हो जाएगा, इसका कलर नहीं, बहुत गंदा है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका कलर या कोई नया कलर, ठीक है, कोई न्यू कलर है, कोई न्यू कलर जो किससे बना है, जो स्काई ब्लू से बना है और प्लस में पर्पल से बना है। ये दोनों कलर के मिलने से कोई एक कलर बना है। ठीक है, जो कोई न्यू कलर है, मान लीजिए कि यही मेरा शर्ट किससे बना है, स्काई ब्लू और पर्पल को मिलने से बना है। ठीक है, तो फिर जो स्टूडेंट हमारा ऊपर जो पढ़ चुका होगा यहाँ से, तो वो क्या बोलेगा कि अब जो न्यू कलर बना वो तो स्काई ब्लू और पर्पल से बना। आप तो बोले थे कि जितना भी कलर होता है दुनिया का, चाहे कितना भी न्यू हो, वो यही 7 से मिलकर बना होता है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। स्काई ब्लू किससे बना है, स्काई ब्लू बना है ब्लू और इंडिगो से, ब्लू प्लस इंडिगो, ब्लू और किससे बना है, इंडिगो से। अब पर्पल किससे बना है, पर्पल वायलेट और इंडिगो से बना है। तो हम मिला जुला के ये नहीं कर सकते हैं कि जो न्यू कलर है वो भी तो यही 7 कलर में से मिलके बना है। देखो बना है कि नहीं बना है, अब समझ में आ गया होगा कि जो न्यू कलर चाहे कितना भी न्यू है, मिलियंस न्यू कलर, लाखों करोड़ों नया नया कलर बन सकता है इन सारे को कंबाइन करके। ठीक है, ये हम बताएं। तो अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे रुको, आगे ले चलते हैं। तो ये जो न्यू कलर है, तो ये न्यू कलर में कौन कौन आया, ब्लू आया, इंडिगो आया, वायलेट आया, इंडिगो आया। तो न्यू कलर जो है ये वाला जो मेन कलर से कैसे रिलेटेड है, जो न्यू कलर स्काई ब्लू और पर्पल मिल के बना न्यू कलर बनाया, तो
ये वाला कलर जो न्यू कलर बना ये सातों से किस तरह रिलेटेड है। पहले तो नहीं पता चल रहा था कि ये किस तरह रिलेटेड है, पता ही नहीं चल रहा था कि ये सातों से मिलके बना है। लेकिन अब देखिए न्यू कलर जो रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, तो न्यू कलर हम बोल सकते हैं कि देखिए एक ब्लू आया, फिर इंडिगो आया, तो ब्लू आया, इंडिगो आया, वायलेट आया, और फिर इंडिगो आया, ए आया। तो इन सारे को मिला करके हम लिख सकते हैं कि ब्लू एक बार आया, इंडिगो कितना बार आया, 2 बार आया, और वायलेट एक बार आया। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि न्यू कलर जो है वो मेन कलर से किस तरह रिलेटेड है। तो जो न्यू कलर है मेन कलर से इस तरह रिलेटेड है कि ब्लू, इंडिगो 2, इंडिगो टू द पावर 2 और वायलेट का पावर 1, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड है। अब देखिए, अब ये समझने के बाद चुटकी में समझ में आ जाएगा क्या, डायमेंशन। यानी कि जो न्यू कलर हुआ वो बताया, न्यू कलर जो था उससे क्या पता चला कि ये मेन कलर से किस तरह रिलेटेड है। तो जो न्यू कलर है वो मेन कलर से इस तरह रिलेटेड है। देखो ब्लू, इंडिगो, वायलेट, न्यू कलर ब्लू, इंडिगो, और ब्लू, इंडिगो 2 टाइम्स और वायलेट 1, वायलेट का पावर 1। तो अब जो हमारा टॉपिक है कि डायमेंशंस क्या होता है उसका अब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो जैसे हम बताएं यहाँ पे, देखो जो डायमेंशन होते हैं तो हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि हमारा एरिया हो गया, एरिया, तो एरिया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है। जल्दी से बताओ, पॉज करके जल्दी से बताओ, सोचो और बताओ। डिराइव क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि यह किससे बना है, क्योंकि देखो सिंपल बात, जो फंडामेंटल क्वांटिटी सातों के अलावा जितना भी है वो डिराइव क्वांटिटी है। तो एरिया क्या फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है? नहीं आता है। तो ये कैसा क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो अब स्मॉल में लिख लेते हैं अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बताओ, ये अब हमको बताना है एरिया का डायमेंशन। तो डायमेंशंस का मतलब होता है, देखो डायमेंशंस का असली मतलब क्या होता है कि वो कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशंस के मतलब होता है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है। यानी कि ये बात तो पता है कि एरिया कैसा क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। मान लिए डिराइव क्वांटिटी है, तो अब बताइए, हम तुमको पहले बताएं, क्या बताएं कि हर डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो एरिया हमारा डिराइव क्वांटिटी है, तो यह फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे बना है वो बताइए, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कैसे बना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। या तो एरिया किस तरह फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है। देखिए, तो जो लेंथ है, लेंथ क्या है? एक तरह का लेंथ, तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है? तो लेंथ तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ को क्या बताए थे? एल, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना है। ब्रेथ, चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है? एक तरह का लेंथी है, लेंथी है ना, वो भी एक तरह का लेंथी है। तो एरिया का जो हो गया डायमेंशन एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एल स्क्वायर। यानी कि एरिया जो है एरिया डिराइव क्वांटिटी था, फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है? तो देखो, एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से रिलेटेड है, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है। एरिया सिर्फ लेंथ से रिलेटेड है, वो भी स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, स्क्वायर टाइम्स लेंथ से रिलेटेड है। तो आगे भी एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कौन किससे क्या रिलेटेड है। एरिया ले लिए, अब वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि हमको पता करना है इसका डायमेंशन। यानी कि डायमेंशन का मतलब यह वॉल्यूम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है। तो देखते हैं, लेंथ जो है, वॉल्यूम तो रिलेटेड है लेंथ ब्रेथ हाइट से। तो लेंथ क्या है? लेंथ तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई मीन्स जो कोई भी चीज चौड़ा, तो ये भी कुछ मीटर में ही आएगा, यानी कि इसका भी कुछ लेंथ। इसका हाइट जो मेजर करेंगे वो भी कुछ लेंथ ही होगा, तो वो भी उसके लिए हाइट के लिए भी क्या लिख लिए? लेंथ।
तो लेंथ टू द पावर 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L टू द पावर 3। ठीक है, तो क्या बतलाता है डायमेंशंस? अब ये लिखिए, यहाँ पे लेंथ टू द पावर 3 हो गया। आगे देखिए, तो डायमेंशन क्या बतलाता है? डायमेंशन क्या बतलाता है हम लोग को? डायमेंशन टेल अस how derived quantity related with fundamental quantity। मतलब जो है डायमेंशन बतलाता है कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी कैसे बना है फंडामेंटल क्वांटिटी से, किस तरह रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटी से, यही बतलाता है कौन? डायमेंशंस, यही बतलाता है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया ये पॉइंट, तो आपको अब हम सिर्फ एग्जांपल करके दिखा रहे हैं, समझिए उसको। वॉल्यूम तक कर लिए थे। अब देखिए एरिया का डायमेंशन क्या हुआ? एरिया का डायमेंशन हो गया L²। हमेशा याद रखिएगा डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन को हमेशा बिग ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन भी निकाल लिए थे, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। देखिए डायमेंशन निकालने का तरीका क्या? पहला तरीका की फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूला लिखने के बाद उसको देखो कि वह फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। तो एरिया वॉल्यूम का हम देख चुके थे। ठीक है, अब किसका देखते हैं? अब देखते हैं स्पीड का। स्पीड का निकालना है डायमेंशन, तो हम बोले कि पहले फॉर्मूला लिख दो। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम निकाल लेंगे इसका आसानी से डायमेंशन। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है? तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, यानी डिस्टेंस लेंथ से रिलेटेड है। टाइम किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल क्वांटिटी उन सातों में लिख देखो, ml t और फिर से I C D मोल केल्विन, ये सातों। तो टाइम किससे रिलेटेड है? तो टाइम तो खुद टाइम है ही, तो L/T। स्पीड का डायमेंशन L/T लिख सकते हो, नहीं तो T को ऊपर लेकर चले जाओ। L T का पावर 1 है, ऊपर गया तो T का पावर -1 और ब्रैकेट लगा दो। ये किसका डायमेंशन हो गया? ये स्पीड का डायमेंशन हो गया। एरिया का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन। ठीक है, अब किसका डायमेंशन करते हैं? अब डायमेंशन देखते हैं किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो उसका डायमेंशन सिर्फ L हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर डायमेंशन लिख लेना। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो ऊपर क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है? यानी कि वेलोसिटी ये वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी एक ही डायमेंशन, एक ही आता है दोनों का। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है, टाइम का टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है। तो यह फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है? LT टू द पावर -1 से रिलेटेड है। और टाइम किससे रिलेटेड है? तो टाइम से रिलेटेड है।
फिर टी को ऊपर लेके जाइए तो एल टी टू द पावर -2 होता है, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का। ये हमारा डायमेंशन हो गया। इसी तरह से एक लास्ट हम एक दो और निकाल कर दिखा दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किस तरह रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो मास तो खुद मास है ही। एक्सेलरेशन तो नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी से डायरेक्टली रिलेटेड। तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है। तो पीछे हम निकाल चुके एक्सेलरेशन का क्या, कि एल टी टू द पावर -2 होता है किसका, एक्सेलरेशन का। तो हो गया इसका एम एल टी टू द पावर -2। ये हो गया डायमेंशन किसका, फोर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे आगे क्वेश्चन में काम देने वाला है। फोर्स हर जगह आता है, एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। तो जनरली होमवर्क भी देते हैं आपको, घर से निकाल के लाइएगा। और घर के निकाल के लाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक्सेलरेशन का, फोर्स का देखिए आप, एक्सेलरेशन ही लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है, इसका जो डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2 ये डायमेंशन होता है, ठीक है। तो देखिए पहली बात इसमें क्या जानना है कि एक्सेलरेशन जो है, इससे हमको क्या पता चलता है डायमेंशन से। अब कहानी लास्ट आ गया कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है। यानी कि कोई पूछेगा ऐसे, एक्सेलरेशन स्मॉल लिखते हैं, ए इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, मास से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ लेंथ, एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ टाइम। देखिए ज्यादातर आपको एम एल टी ही मिलेगा, जितना ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा मिलेगा, 11th में ज्यादा आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास से किस तरह रिलेटेड है। तो सोचो मास से क्या एक्सेलरेशन रिलेटेड है, मास से नहीं, क्योंकि इसके डायमेंशन में कुछ मास है ही नहीं। बोलो देखो, डायमेंशन में मास है नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन मास से रिलेटेड नहीं है। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, मास, ये मास से रिलेटेड है नहीं तो 0 लिख देंगे। लेंथ से रिलेटेड है, हाँ 1 टाइम्स 1, इसका पावर 1 है। क्या एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ टाइम, टाइम से किस तरह रिलेटेड है, तो -2, पावर कितना है, -2। यानी कि ये हो गया हमारा क्या, देखो यदि तुम ये हमारा एक असली पता चला कि एक्सेलरेशन क्या है, मास से रिलेटेड नहीं है, लेंथ से रिलेटेड है, वो जिसका पावर 1 टाइम्स में, टाइम से -2 पावर में रिलेटेड है। और देखो फोर्स किस तरह रिलेटेड है, फोर्स का होता है क्या, फोर्स का होता है फॉर्मूला mlt टू द पावर -2। यानी कि फोर्स जो है मास से भी रिलेटेड है, लेंथ से भी रिलेटेड है और टाइम से भी रिलेटेड है, ठीक है, यही बताता है। और जाते जाते आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही लोगों को डाउटफुल लगता है, आपको बस वो क्लियर कर लेना है। जैसे कि देखिए बोले डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स कोई बोले तो बस आप क्या लिखिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखने के लिए बोले कोई बोल सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स को लिखने के लिए बोले तो बस आप लिख सकते हैं क्या, mlt टू द पावर -2, ये हो गया डायमेंशन। लेकिन कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बोले तो ऐसे लिखना होगा, ऐसे फोर्स को ऐसे बंद कर दीजिए बिग ब्रैकेट में और mlt टू द पावर -2, यही डिफरेंस होता है।
बस, और कुछ नहीं, माइनर डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें पूरा लिखना होता है, इसमें बस एक पार्ट लिखना होता है। और डायमेंशन एक्चुअली क्या है, अब लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में निष्कर्ष से निकलता है कि हर चीज में डायमेंशन क्या है, पावर से पता चलता है कि वो किस तरह रिलेटेड है। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, बस आपको यहाँ पे लिख देते हैं। डायमेंशन क्या है, एक्चुअली यह पावर है। क्या है, पावर है, जो बतलाता है कि डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है, ठीक है। तो और होमवर्क में आपको किसका किसका करके डायमेंशन निकाल के लाना है, HW में, HW में किसका किसका, वर्क का, डेंसिटी का, वर्क का, डेंसिटी का, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। सबका फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप हिंट ले सकते हैं कहीं से। वर्क, डेंसिटी, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ये 4 का होमवर्क करके लाना है। और इस वीडियो से आपका अगर कॉन्सेप्ट डायमेंशन से रिलेटेड यदि क्लियर हुआ हो तो दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं और पढ़ते रहें। और जो होमवर्क जो दिए हैं उसको भी कंप्लीट करें। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज्ञान बांटने की चीज़ होती है। थैंक यू।